चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रोटेशन है उसे कैसे समझें। तो आप इसको ऐसे समझिए। सपोज ये इनिशियल लाइन है और कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, जेड। तो आप लिख रहे हैं कि जो जेड है वो आर ई टू द पावर आई थीटा है। इसका मतलब ये दूरी आर है और ये एंगल थीटा है। ठीक है। सपोज मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा इधर को घुमा दिया। ये अल्फा एंगल घूम गया। ये क्यू है, मान लो जेड डैश है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं जेड डैश कितना आएगा। दूरी तो अभी भी आ ही रहेगी, रोटेट कर दिया है। आई में जहां पर थीटा था वहां प्लस पर थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो इसको आर ई टू द पावर आई थीटा ऐसे ही और ई की पावर आई अल्फा लिख सकते हैं। तो इसको जेड ई की पावर आई अल्फा लिख सकते हैं। अब मतलब यह है कि इससे कहना क्या चाह रहे हैं हम, या फिर इसको ऐसे लिखिए, जेड डैश माइनस जीरो इक्वल टू जेड माइनस जीरो ई की पावर आई अल्फा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी कहना क्या चाह रहे हैं इससे। इफ जेड इज, एंगल ऐड हो जाएगा। हाँ, जेड इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अगेंस्ट, मतलब उल्टा चल रहे हैं। रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल अल्फा, देन न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, ये हम सभी की जरूरत है बच्चों ये पढ़ना, चाहे एमएससी वाले हो चाहे बीएससी वाले हो। कॉम्प्लेक्स में आगे रोटेट करेंगे हम कई बार। द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एस जो होगा इज ड्रिवन बाई इक्वेशन वन कर देता हूँ। जेड एस इज ड्रिवन बाई इक्वेशन वन। मैं ऐसे समझा देता हूँ। सपोज कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। अगर मेरे पास जो जेड है वो वन प्लस आयोटा है और जो अल्फा एंगल है वो पाई बाई फोर है। तो वन प्लस आयोटा कहाँ पर हुआ बच्चों, सोचो। वन प्रोमा वन, एक पॉइंट यहाँ पर, वन प्रोमा वन या वन प्लस आयोटा जो भी लिखें। इसको 45 डिग्री रोटेट किया गया। तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश कैसे लिखेंगे, जो जेड है वो इंटू ई की पावर आई पाई बाई फोर। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो वन प्लस आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा ऑयलर थ्योरम से क्या होता है याद है किसी को। आई सर कॉस टू थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस कॉस पाई थीटा बाई प्लस आई फोर साइन प्लस थीटा, आई बच्चों साइन ये बाई पढ़ा फोर। होगा, ये ऑयलर थ्योरम है। तो बीएससी वन में था ये। तो ये क्रॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर हो जाएगा, और क्रॉस पाई बाई फोर और साइन पाई बाई फोर दोनों वन बाई रूट टू होते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा जो भी आना है। बस हो गया। अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने को कहा जाए, तो नए पॉइंट कहां पर पहुंचेगा ये पॉइंट रोटेट होने के बाद। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। मैं समझा पाया सभी लोगों को। यस। यस यस सर। सर। अच्छा, ठीक हो गया बच्चों। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो अल्फा की जो माइनस अल्फा रखेंगे। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन रिप्लेस अल्फा बाई माइनस अल्फा। तो अल्फा की जो माइनस अल्फा रख दो, उससे रिप्लेस कर दो, हो गया। चलो इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं।
ये तो ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक, रोटेट हो गया। कई बार जरूरी नहीं है रोटेशन ही हो, कुछ और भी थोड़ा सा खुरापात हो सकती है। देखिए प्लीज कैसे। सपोज ये अलग अलग लेंथ के हैं। सपोज ये P है, मान लेते हैं जो P है वो Z1 = R1 e⁻I θ1 है, और जो Q है वो Z2 = R2 e⁻I θ2। इस बार R2 भी अलग अलग है, R1 R2। तो ये θ1 है, और ये पूरा यहां से यहां तक θ2 है। सपोज इस बीच के एंगल को अल्फा कह देते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो θ2 है वो θ1 + अल्फा है, बाद में काम आएगा। आप Z1 क्या लिखेंगे? R1 e⁻I θ1, और Z2 R2 e⁻I θ2। आप Z2/Z1 क्या लिखेंगे? R2/R1 इंटू e⁻I टाइम्स θ2 - θ1। ये ठीक है बच्चों? देखो तो। यस सर। तो आप इसे लिख सकते हैं Z2/Z1 इक्वल टू, प्लीज जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं R2 को मॉड ऑफ Z2 लिख सकता हूं, और यस R1 सर। को मॉड ऑफ Z1? सॉरी, θ2 - θ1 को अल्फा लिख दूं? यस सर। जी सर। इसको थोड़ा और बेहतर कर देते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो Z2 - 0/Z1 - 0 इक्वल टू मॉड Z2 - 0 मॉड Z1 - 0 इंटू e⁻I⁻। अब इसको कैसे समझाएंगे लैंग्वेज में? इफ Z1 is rotated anti-clockwise by an angle alpha, then हाँ, अबाउट तो होगा, किसके अबाउट रोटेट हुआ है? अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन। देन फिर ये फॉर्मूला है जो आपने लिखा है, ये फॉर्मूला उस समय काम करेगा। अगर कभी ऐसा हुआ बच्चों, यही सारा स्ट्रक्चर है लेकिन किसी Z0 के अबाउट, ये Z1 है P, ये Q है Z2, और ये रोटेशन है, बस इतना ही लिख रहा हूं, अल्फा। तो अब इससे इंस्पायर होकर आप क्या लिखेंगे? देखो तो, आपने लिखा Z2 - 0, आप क्या लिखना चाहिए इन जनरल? Z2 Z2 माइनस L। Z0 Z1 - Z0, ऐसी मॉड ऑफ Z2 - Z2 Z0 माइनस अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z1 माइनस Z0 e⁻I अल्फा। अब ये इन जनरल हो गया बच्चों, ओरिजिन ही नहीं, किसी के भी अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जब रोटेशन है। इसको जब IIT JEE के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, इसको कोनी मेथड भी बोलते हैं कई टीचर्स। कोन जैसा लगता है ना वो रोटेट होते समय, तो इसका नाम ही कोनी मेथड है। लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, तो आप ऐसे लिखना चाहिए आपको। मैंने एक मेथड समझाने की कोशिश की जल्दी में। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला जो चैप्टर है बच्चों, वो 2 हफ्ते पढ़ाने लायक है, इतना कंटेंट, इतनी कंसेप्ट है उसमें। जब JEE के लिए बच्चों को पढ़ाया करता था मैं खुद भी, इतनी चीजें मैंने खुद भी सीखी हैं।
अब प्रॉब्लम क्या है, आपके सिलेबस में उसमें से कुछ नहीं आना है। एमएससी वालों का तो एक भी सवाल नहीं, बीएससी फाइनल ईयर वालों का मैक्सिमम आएगा तो 5 नंबर का एक सवाल कोई इनमें से। तो हमारी परेशानी ये है कि हमें इसके अलावा भी पढ़ना है, हमें नंबर्स पे नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जाना है। तो इन कंसेप्ट को लेकिन सीख के फायदा बहुत है। अगर आपको सर किस, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर जब Z1 को ही रोटेट करना था अल्फा डिग्री से, सर तो हमने Z2 को क्यों लिया? सर Z2 का क्या रोल है इसमें? नहीं, जेड 2 दूसरा कोई पॉइंट है। जेड 1 रोटेट होकर जेड 2 पे नहीं पहुंचा इस बार। R2 R1 अलग अलग है ना। वो यस सर। लाइन को रोटेट किया है, पॉइंट को नहीं, समझो बेटा। हम्म। जेड जेड 1 पॉइंट जेड 2 पे नहीं पहुंचेगा, वो उस जेड 2 वाली जो लाइन है उसे आगे बढ़ाओगे कहीं और पहुंचेगा ना। हाँ सर। हाँ, पिछले वाले में जेड 1 जेड 2 पे पहुंच गया था, देखो इसमें। तो ये फॉर्मूला बहुत सरल आ गया था, क्योंकि फिर ओ से पी की दूरी और क्यू की दूरी बराबर आ गई थी। तो वो कैंसिल हो गया होगा, तो बहुत आसान एक्सप्रेशन आया। इस बार आसान एक्सप्रेशन नहीं है, Z2 - Z0 दूरी का मॉड अलग है, और Z1 - Z0 दूरी का मॉड अलग है। ये समझ में आया? सर मैंने, पॉइंट को रोटेट किया। नहीं नहीं नहीं, ओपी लिख लो, OZ1 कर दो। मैं लिखने में शायद मिस्टेक हो रही है। लो, अब ठीक है। यस सर। हम्म। सर अब लाइन को रोटेट किया। हाँ, वो पॉइंट को जो लाइन को रोटेट किया था, सॉरी। अच्छा, आगे बढ़े। इसका यूज भी कुछ सर जाना हुआ। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन सर कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट करा सकते हैं, किसी अदर पॉइंट के अबाउट भी करा सकते हैं? अच्छा, जो लास्ट में बताया वो क्या है? जो अभी लास्ट में सबसे नीचे लिखा है वो किसके अबाउट रोटेट किया है? सर Z1 ओरिजिन पे है ना, तो अगर वो किसी और पॉइंट पर हो तो? Z0 तो जनरल पॉइंट हो सकता है ना। Z0 कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। Z0 कहाँ लिखा है ओरिजिन है बेटा, मैंने बोला भी था। आप Z3 लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं इसका यूज करा के एक सवाल कराता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बीएससी फाइनल में काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और बहुत सारी जो, इफ Z1 Z2 Z3 आर vertices of an equilateral triangle, मैं इसको मॉड और आर्ग्यूमेंट दोनों तरह से करा देता हूं, लेकिन ये वाला रोटेशन ज्यादा अच्छा तरीका है। vertices of equilateral triangle, then prove that 1/Z1 - Z2 plus 1/Z2 - Z3 plus 1/Z3 - Z1 equal to 0। या फिर कई किताबों में ऐसा लिखा होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। या कई किताब वाले ऐसे लिखे रहते हैं, σ1/Z1 - Z2 0, और इसको σZ1 स्क्वायर इक्वल टू σZ1 Z2 ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेज हो तो आप ऐसा ला सकते हैं। यह आइडेंटिटी है बेटा, क्योंकि ये दुनिया के हर इक्विलेटरल ट्राइंगल पे लागू होती है। हर इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो ये Z1 है,
ये Z2 है और ये Z3 है। इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल π/3 है, सभी π/3 इक्विलेटरल है ही है। तो चलो भाई बीटा बाउ रोटेट करते हैं, बताओ क्या लिखना चाहिए। पिछले फॉर्मूले से देखो, लास्ट वाले से। Z2 आएगा ऊपर, जहां पर लास्ट में गई लाइन Z1 वाली लाइन Z2 पे गई है, तो Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0, फिर इनका मॉड और जितना रोटेट हुआ। तो बताओ यार मैं यहाँ पर क्या लिखूं, अब बी पर रोटेशन, Z3 माइनस Z1। रोटेशन एट बी, Z1 माइनस Z2, Z3 Z1 माइनस Z2। हाँ Z3 Z3 माइनस माइनस Z2, Z2। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ठीक है बच्चों, उसी पैटर्न पे e⁻i π/3। अरे यार ये समझ में आया कि नहीं आया। यस यस। यस सर। अच्छा ये ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं यहाँ मालूम है? पता नहीं मैंने ये बताया नहीं बताया, पहले डिस्टेंस देखो यार। मान लो Z1 आपके पास एक पॉइंट है, x1 प्लस आयोटा y1, लगता है चीजें मिस हो गई होंगी छोटी, x2 प्लस आयोटा y2। Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, x1 माइनस सर X1 x2 माइनस प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। बच्चों इसको ऐसे समझो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 था और दूसरा पॉइंट x2 y2, तो दूरी का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, यही होगा जो राइट साइड में है। यस सर। यस सर। और कॉम्प्लेक्स में ये Z1 है और ये Z2 है, और इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो खाली Z1 माइनस Z2 मॉड कर दो, या Z2 माइनस Z1 मॉड, एक ही बात, मॉड तो बराबर ही हुआ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूला था और कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो ऐसा है। तो अब आप शायद समझ पाए हों कि यहां पर Z2 माइनस Z0, लास्ट वाले को देखिए तो, लास्ट वाले फॉर्मूले को नीचे, Z2 माइनस Z0 मॉड मतलब ये वाली दूरी, नीचे अपॉन Z1 माइनस Z0 मतलब नीचे ये वाली दूरी। आप समझ पा रहे हैं, मॉड है दूरी का। तो प्लीज आप ये बताइए यहाँ पर Z1 माइनस Z0 का मतलब ए बी हुआ या नहीं? यस सर। यस। BC होगा। लेकिन इक्विलेटरल है यार, तो ए बी और बी सी बराबर हुए या नहीं? यस जी सर। सर। यस सर। तो फिर क्या निकल के आया, E की पावर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बराबर e⁻i π/3। बस इतना ही हुआ, बाकी आप खुद ही लिखते रहिए, इक्विलेटरल है इसलिए बराबर हो गया। क्लियर है? एक और लगाते हैं कहीं पर, ऐसे बनाओ तो, ये वाला रोटेट करो। अब बताओ रोटेशन ए सर पर। Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1। बेटा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z2 Z1 माइनस Z1। इक्वल टू इन्हीं का मॉड, Z3 माइनस Z1 मॉड, Z2 माइनस Z1 मॉड, e⁻i π/3, एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो ये हो जाएगा e⁻i π/3 बचेगा। हम्म, अगर यस इसको सर। उल्टा कर यस दूं, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 करूं, तो कितना आ जाएगा e⁻। माइनस। माइनस I/5। आप लोग ये बताओ कोनी मेथड समझ में आया या नहीं आया?
कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ाया जाता है आईआईटी जेई के लिए। चिट्ठी कॉम्प्लेक्स है ही 11th में, और वहां ये सब पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाया है और लोग भी पढ़ाते हैं। इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। आ गया। यस सर, यस आ सर। गया। अच्छा बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड क्या आ जाएगा? इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। 1 हम्म। 1 सर, 1 आएगा। 1 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 आएगा। और लेफ्ट साइड लिखो क्या आएगा, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ यार, तुम मुझे बताना, बताओगे अब। ऊपर आएगा और 2 पे रोटेट हुआ है 1 और 3 से। एट तो ये आया, दूसरा क्या है भाई? 1 पे रोटेट है 2 3। इक्वल टू 1, ये आ गया। अच्छा यार ये बताओ ना, ये 8 आया Z1 - Z2, 8 आया Z2 - Z1, Z1 - Z2 कर लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस को उधर भेज देता हूँ तो इधर हो जाएगा Z1 - Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिस्टमेटिक कर रहा हूँ तो Z2 - Z3 इंटू Z3 - Z1। इसको कैलकुलेशन समझाने का कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि सिमेट्रिक में मैं सिमेट्री से ले रहा हूँ कि 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1, वैसा साइक्लिक। ठीक है, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा क्या, σ Z1² इक्वल टू σ Z1 Z2। मल्टीप्लाई तो सबको ही आता है, इसलिए उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, लेकिन प्रूफ दो तरह से है। तो दूसरा वाला बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, 1/Z1 - Z2 राइट साइड में नीचे ले आया, तो ये हो जाएगा Z1 - Z2 अपॉन Z2 - Z3, राइट साइड में 3 लाना था, और Z3 - Z1, ऐसा कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, माइनस ये Z2 - Z1 हो जाएगा, तो मैं Z2 - Z1 को Z2 - Z3 प्लस Z3 - Z1 लिख सकता हूँ ऊपर, यस सर। 2 - 3, 3 - 1। तो बच्चों ये अगर डिवाइड करेंगे तो 1/Z3 - Z1, 1/Z2 - Z3। इस सबको एक तरफ ले आओ, दूसरा वाला प्रूफ भी हो गया। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जबरदस्त आइडेंटिटी है, इसका यूज फ्रिक्वेंटली कई जगह होता रहता है। और प्रूफ कितना आसान है अगर आप रोटेशन समझ जाएं तो। आपको रोटेशन आना चाहिए बस, वो नहीं आएगा तो खैर आपको भी नहीं आएगा, लेकिन अगर रोटेशन आ गया तो ये बहुत आसान चीज है। अब इसके बाद कुछ आगे की प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, आर्ग्यूमेंट Z की पावर n। अच्छा ये
हमेशा बराबरी नहीं भी हो सकती है, 2 पाई का डिफरेंस आ सकता है इनमें, ध्यान रखिएगा, या 2 पाई के मल्टीपल में ये डिफरेंस आ सकता है। मैं केवल प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहा हूं बच्चों, एन टाइम्स आर्ग्यूमेंट जेड, एन कोई नेचुरल नंबर है, आर्ग्यूमेंट Z1/Z2, आर्ग्यूमेंट Z2, देख लो, बिल्कुल लॉग की तरह प्रॉपर्टी चल रही है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट क्या है फिर ध्यान से देखते हैं। जेड अगर मेरे पास r e⁻i थीटा है, तो फिर जो थीटा है वो आर्ग्यूमेंट जेड है। तो फिर प्रूफ में कुछ है ही नहीं, पहला पार्ट। मान लो Z1 जो है वो r1 e⁻i⁻1 है, और Z2 r2 e⁻i⁻2 है। तो Z1 Z2 भाई मल्टीप्लाई करोगे r1 r2 टाइम्स e⁻i टाइम्स θ1 प्लस θ2। तो यार ये याद रखना है कि e⁻ में i के अलावा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट जेड होता है बस। तो फिर इस हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हुआ बच्चों? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस नहीं यार आर्ग्यूमेंट ऑफ सॉल्व, जेड टू। पहले वो बताओ जो दिख रहा है तुम्हें। θ1 + θ2। θ1 प्लस θ2, और θ1 को आप कहेंगे आर्ग्यूमेंट Z1, और θ2 को आर्ग्यूमेंट Z2। ठीक हो गया। अगर मैं θ1 और θ2 दोनों को बराबर कर दूं, मतलब मान लो थीटा के बराबर कर दिया दोनों को, दोनों की जो है थीटा रख दूं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा देखो तो, सोचो। स्क्वायर। हम्म, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। हम्म, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। हाँ, अगर यही बात 2 के लिए जो हो रही है, 3 के लिए, 4 के लिए अगर करते जाएं तो सोचिए, तो दूसरा वाला सर रिजल्ट ऑब्वियस है या नहीं? n टाइम्स, यस सर। हम्म, अब ऐसे ही वो वाला भी देख लो, वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। कौन सा वाला? Z1/Z2 भी ऐसे ही हुआ, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। पहले वाला रिजल्ट में अगर किसी स्टैंडर्ड किताब को पढ़ोगे तो बराबरी नहीं भी हो सकती, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। उसमें आप जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू का खेल भी है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप पढ़ें तो चीजों का, अगर केवल प्रिंसिपल ले रहे हैं तब है ये। तो 2 पाई का डिफरेंस आ सकता है, या 2 पाई का मल्टीपल में। तो बच्चों ये हमारा बेसिक कुछ है, जो रोटेशन है और ये सब चीजें हैं, आर्गुमेंट है, मॉड है, कुछ आइडेंटिटीज मैंने मॉड वाली पढ़ाई, ये 2-3 आइडेंटिटीज मैंने आर्गुमेंट वाली बता दी आप लोगों को ना। और और भी सारी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मैंने बहुत पढ़ा रखे हैं, एलिमेंट्री पे ही काफी कुछ है। यहाँ मैं इतना ही पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनालिटिक फंक्शंस पे आ जाएंगे, उन पे बातचीत करेंगे।